क्लास का चैप्टर नंबर देखो, जब 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, का लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास भी है मोर देन 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 30 मिलियन स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रेजेंट, बट इस 30 मिलियन स्पीशीज में से वी हैव ओनली 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज। लेकिन जो 30 मिलियन स्पीशीज है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज है। 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज का मतलब है कि जिनके बारे में हमारे को यहाँ पर क्या है, जिनके बारे में हमारे को यहाँ पर पता है। पता तो देखो मुझे बाकियों के बारे में भी है, बट पता इन द सेंस जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, समझ रहे हो। तो जब हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा तभी तो हम इनको यूज या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन भी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है ना। 1.7 टू 1.8 छोड़ दो, अब आपको जैसे पता है केमिस्ट्री के अंदर भी है मोर देन 115 एलिमेंट। केमिस्ट्री के अंदर टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है, क्या आपको सबके बारे में पता है? सबकी कैरेक्टरिस्टिक सबके नाम नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं आपसे बोलता हूँ मुझे कि स्टेंटम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वो आपको नहीं पता आप, लेकिन मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट है ना, सेकंड पीरियड में है और आपका सेकंड ग्रुप में है या कोई से आपके फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड में है। तो आप बहुत इजीली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि पक्की बात है ये क्या है जी, पक्की बात है कि ये मेटल है, क्योंकि तो साइड में मेटल ही है। अदरवाइज हमारे पास 115 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नियोन, आर्गन, टिटन, रेडियम, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, आर्जेंटम, फ्लोराइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, पॉडम, लेड, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मर्क्यूरी, रोडियम, सोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, नोडियम, मैग्नीज, टेनेसिन, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लैक्टिनाइट, सैक्टिनाइट, अमेरिकम, यूरोपियम, वैनेडियम, जिर्कोनियम, नेप्ट्यूनियम, टेनेसिन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत दूर की बात है, हमें इनके नाम भी नहीं पता होंगे सबके शायद सारों। तो इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए हमने क्लासिफाई किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक इसी तरीके से 1.7 टू 1.8 मिलियन जो नॉन स्पीशीज है, हमने इनको भी क्लासिफाई करने के बारे में, है ना, वी नीड टू क्लासिफाई देम। अब मान लो आपके घर में 1.7 टू 1.8 छोड़ो 16 17 10 प्लांट लग रहे हो, मान, क्या आपको 10 के 10 प्लांट पेड़ पौधों के नाम पता है गमले में जो लगे हुए आपके घर, है ना? तुलसी, गेंदा, गुलाब, इन्हें छोड़ दो, बाकी नहीं पता होगा शायद सबके, मुझे भी नहीं पता, मेरे घर में भी लगता है 20-25। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम इनको यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक को इनकी लर्न किया जाए। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए भैया मार्केट में बहुत सारे लोग, बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आ गए और हमने यहाँ पर इनको क्लासिफाई करना बच्चों स्टार्ट। जब हमने यहाँ पर इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट आए, कार्लोस लीनियर, और इन्होंने क्या दिया, ही प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने जितनी भी लाइफ थी, जो भी हमारे पास लिविंग क्रिएचर था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि दो ही तरीके की लाइफ हमारे पास है, एक तो प्लांट्स है और दूसरे एनिमल्स है, बात हो गई खत्म। लेकिन इतने बड़े सिस्टम को, इतने लिविंग सिस्टम को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक को याद कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो द सिस्टम वाज रिजेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे फंगस है, अब फंजाई किंगडम ऐसा किंगडम है, हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, वो ग्रोथ प्लांट की तरह करता है, लेकिन उसमें काइटिन पाई जाती है जो एनिमल्स में प्रेजेंट है। इसके अंदर रखे तो बड़ी कंफ्यूजन थी, बहुत सारी चीजें थी, तो द सिस्टम वाज रिजेक्टेड। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर एरिस्टोटल। बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को दो। इन्होंने बोला प्लांट्स तीन तरीके के, एक हर्ब्स, दूसरे श्रब्स
और फिर ट्रीज। और बोला एनिमल्स हमारे पास दो तरीके के बेटा, एक तो वो जिनके अंदर आरबीसी पाई जाती है और एक वो जिनके अंदर कोई भी आरबीसी नहीं है। लेकिन इसमें वायरस का जिक्र नहीं था, एक्वेटिक प्लांट्स का जिक्र नहीं था, और भी लिविंग सिस्टम का जिक्र नहीं था। सो अगेन द सिस्टम वाज रिजेक्टेड। देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और भी सिस्टम आए, लेकिन सारे रिजेक्ट होते चले गए। और देन लास्ट में आया एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था मिस्टर आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर ने क्या किया, ही बेसिकली प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने यहाँ पर प्रपोज करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बोला लाइफ 5 तरीके की होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमी। ठीक है, इन्होंने बोला लाइफ 5 तरीके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमी। ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। कुछ ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में, कुछ को प्रोटिस्टा में, कुछ को फंजाई में, कुछ को प्लांटे में, कुछ को एनिमीडिया में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते। लेकिन ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, बात ये थी कि क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, हाउ दिस क्लासिफिकेशन हैपेंड। तो देखो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट होती है बच्चों कुछ कुछ चीजों की। क्लासिफिकेशन करना सिस्टम इतना इजी नहीं है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना सिस्टम इतना इजी नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमारे को आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, किस तरीके से उसको उस कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइज करना। लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद भी बहुत दिक्कत हुई। मान लो फॉर एग्जांपल आपके दर्द है और आप मेडिकल स्टोर में चलेगा, भैया एक दर्द की गोली दे दो, उसने दर्द की गोली दे दी। लेकिन आपके साथ सिर में दर्द, उसने दर्द की पेट दर्द की गोली, देखो दर्द तो दर्द होता है। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी क्या वो सिस्टम एग्जैक्ट था, यूनिक था? नहीं। आइडेंटिफिकेशन के बाद भी क्लासिफिकेशन में इशू थे। देन यहाँ पर हमें जरूरत महसूस हुई नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब इनका नाम रखा गया। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग ठीक है आए, जिन्होंने अलग अलग तरीके बताए नोमेनक्लेचर के। लेकिन नोमेनक्लेचर में भी इशू होने लगा। अब मान लो कि जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे सेम नाम के, आपके बैच में तो नहीं, लेकिन लास्ट ईयर भी थे, है ना, बहुत सारे, जैसे मयंक नाम के 2 बच्चे थे। अभी क्या है, एंजल नाम के कम से कम 5 बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। तो नाम रखने के बाद भी कंफ्यूजन है, ये भी समस्या है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा नाम रखो जो बिल्कुल यूनिक हो, जो किसी से मैच ही ना करता। तो एक सिस्टम आया जिसको बोला गया पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली 6 वर्ड वाला सिस्टम था, है ना जी। मान लीजिए एक बंदा है और एक बंदे का नाम है गाजी तैमूर लंग तुरक अली खान। गाजी तैमूर लंग तुरक अली खान हो, 6 वर्ड हो गए आप। अब ये पक्की बात है कि दुनिया में किसी और का ऐसा नाम हो ही नहीं सकता, कंफर्म है। लेकिन ऐसे अगर 4-5 बच्चे क्लास में हो जाए, भैया मैं तो अटेंडेंस ही लेता रहूंगा, यहाँ पर पढ़ाऊंगा कब। और हम ये नोमेनक्लेचर, ये सिस्टम क्यों कर रहे हैं, क्लासिफाई करने के लिए, सिस्टम को इजी करने के लिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, ना कि अपने लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए। तो सिस्टम वाज रिजेक्ट। देन उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया, वो भी रिजेक्टेड। देन इसके बाद में आया हमारे पास यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देयर इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इसके ऊपर बनता है। सबसे पहले आता है हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर देते हैं कैरलॉस लीनियर। जी हाँ, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, उन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया था। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज किया था उनका नाम था कैरलॉस लीनियर। जिन्होंने बनाया था ये वो नहीं,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के बारे में सबसे पहले बेसिकली बताया था हमारे को गैस्पर्ड बोहिन ने। ये बायोलॉजिस्ट थे गैस्पर्ड बोहिन, जिन्होंने बोला कि हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। और ये बात बोल के वैसे हाथ पे हाथ रख के साइड में खड़े हुए, उन्होंने बोला यूज करेंगे, उन्होंने बताया, लेकिन यूज किया नहीं। तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से अगर इस सिस्टम को किसी ने यूज किया तो वो कौन थे? कार्लोस लीबनिज। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, अगर ऑप्शन के अंदर गैस्पर्ड बोहिन है तो आप गैस्पर्ड बोहिन पे टिक करें। हु प्रपोज साइंटिफिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, देन कार्लोस लीबनिज आता है। चलिए ठीक, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हो गया। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होने के बाद हमने यहाँ पर इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया, हमने यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो जब हमने क्लासिफिकेशन करना सिस्टम स्टार्ट किया तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया, किस तरीके से किया? हमने पहले ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज को भी देखा, उनकी डिसिमिलैरिटीज को भी देखा। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। तो हमने सबसे पहले एनिमल्स को कैटेगराइज किया स्पीशीज के बेस पर। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पीशीज? तो स्पीशीज क्या है? बेसिकली स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट है, यानी कि सबसे पहले इसी बेस पे इनको यहाँ पर क्या किया जाता है? सबसे पहले इसी बेस पे इनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको कैटेगराइज करें। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमने क्या किया? स्पीशीज के बेस पे, फिर आता है जीनस। सुना होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने। सबसे पहले मेरे पास स्पीशीज है, दैट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर है हमारे पास यहाँ पर जीनस। जीनस बेसिकली assemblage of organism with their similar properties with respect to their species, species के हिसाब से, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर समझिए। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो एक तो स्पीशीज लेवल पे हम कैटेगराइज करते हैं, फिर जीनस लेवल पे कैटेगराइज करते हैं, फिर आता है फैमिली, फिर है ऑर्डर, फिर आता है यहाँ पर हमारे पास इधर में जी क्लास, और क्लास के बाद आता है या तो फाइलम या डिवीजन। और देन आता है किंगडम। तो बेसिकली स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये सब क्या है? सो बेसिकली दीज आर द कैटेगरी जिनके अंडर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। बेसिकली दीज आर कॉल्ड द टैक्सा। ये हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों? ये टैक्सा कहलाती है। एंड ऑल दीज आर टैक्सोनॉमिक हियरार्की। हियरार्की मतलब कि अरेंजमेंट, स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे पहले आप 6 में थे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो ये हमारा टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहलाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करें। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज अ हियरार्की ऑफ these steps, and these steps या these categories, these ranks are termed as taxa। यही रैंक्स हमारे पास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और कैटेगरी आर द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। तो हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा यूनिट क्या है, कैटेगरी क्या है, विच आर एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, जब हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेकिन क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो कैसे करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का कन्वीनियंट कैटेगरी के साथ, और ये कन्वीनियंट कैटेगरी मेरी क्या कहलाती है बच्चों? टैक्सा कहलाती है। मान लीजिए कैसे, अब मैं आपसे बोलता हूँ डॉग, डॉग क्या है? तो डॉग बेसिकली इज अ मैमल, और मैमल इज अ एनिमल। तो डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल, तो ये क्या हो गया? ये टैक्सा हो गया। ठीक है, ये कन्वीनियंट कैटेगरी हो गई हमारे पास। जैसे मैंने बोला यश, तो यश क्या है? यश स्टूडेंट है, स्टूडेंट है कौन सी क्लास का? 11th क्लास का, 11th क्लास का साइंस के अंदर। तो ये कैटेगरी हो गई एक तरीके से, कन्वीनियंट कैटेगरी, यही हमारी यहाँ पर टैक्सा कहलाता है। तो हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं? तो कैटेगराइज करते हैं। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी यहाँ पर क्या चीज होती है। ठीक है, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको रफ करके फिर, तो जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया टैक्सोनॉमी बेसिकली टर्म गिवन बाय एपी डे कैंडोले ने टर्म इजाद करी, और बहुत एक्सक्लूसिव है फॉर व्हाट? फॉर लिविंग सिस्टम के लिए। एंड हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं? द आंसर इज लीनियर, कार्लोस लीनियर इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जब इतनी सारी डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, इट इज मे बी अबाउट लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी देखिए, अगर आप लोग एनिमा सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, ओशियन में, आप देखेंगे दुनिया भर की वहां पर फिश दिखा रखी है, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ है, सबके बारे में नहीं पता। आप किसी नर्सरी में चले जाइए, पार्क में सारे पेड़ पौधों के नाम आपको नहीं पता। तो बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को बच्चों को मिलती है? डाइवर्सिटी। तो चैप्टर का नाम भी यही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन हमने देखा कि ये ऐड करना मीन्स डाइवर्सिटी और नॉन लिविंग वर्ल्ड, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो जो डाइवर्सिटी, अगर इस चैप्टर का नाम टैक्सोनॉमी रखा जाए ना, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। ये बात समझ। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर तो भैया जो वर्ल्ड हमारा है लिविंग वर्ल्ड है, लेकिन नॉन लिविंग भी पॉसिबल है, इसका मतलब। तो टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें, डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी करते हैं तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं करनी भी वही है। अब मान लो कि टैक्सोनॉमी में होता है, अगर किसी भी कोई भी पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर मैं किसी भी लिविंग सिस्टम की स्टडी करता हूँ, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब ये लिविंग थिंग प्लांट भी हो सकता है तो हम इसको प्लांट टैक्सोनॉमी बोलेंगे, एनिमल्स भी हो सकता है तो एनिमल टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो लिविंग वर्ल्ड है वो मेरा क्या कहलाया? वो तो हो गया टैक्सोनॉमी। अब इसके अंदर दो कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर आती है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। अब प्लांट वाली कहलाती है मेरे पास प्लांट टैक्सोनॉमी, और एनिमल वाली कहलाती है मेरे पास यहाँ पर एनिमल टैक्सोनॉमी। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्लोस लिनियस। हु गिव द टर्म टैक्सोनॉमी? एपी डे कैंडोले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में सबसे पहला, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है कि बेसिकली व्हाट इज लिविंग, हम किसे लिविंग बोलेंगे? ठीक है, हम किसे लिविंग बोलेंगे? कौन सी चीज ऐसी है लिविंग है और कौन सी चीज है? तो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। जैसे देखो इसकी ना कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दीज आर ऑलमोस्ट सेम, बट एनसीईआरटी ने ना बड़ा कंफ्यूज कर दिया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला? द कैरेक्टर व्हिच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। उन्होंने बोल दिया बेसिकली, अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
तो एक तो उन्होंने बोल दिया ग्रोथ, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया। फिर उन्होंने बोल दिया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उन्होंने बोला कि मेटाबॉलिज्म ये हो तो भी लिविंग सिस्टम कहलाएगा। फिर उन्होंने बोला कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो लिविंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग सिस्टम कहलाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बेसिकली these are not the defining property। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है भाई, these are not the defining properties। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देखो अगर मैं बात करता हूँ ग्रोथ के बारे में, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, आपने उसको पानी में भिगो के रख दिया, वो फूल जाएगा। जैसे बारिश में लकड़ी का गेट फूल जाता है, उसकी ग्रोथ हो रही है भैया, वो तो लिविंग नहीं है फिलहाल तो, अगर वो प्लांट से अलग है तो क्या है, वो ग्रोथ नहीं है। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जरूरी नहीं है हर आदमी जो रिप्रोडक्शन, हर लाइफ जो रिप्रोडक्शन ना करती है वो हमारा लिविंग नहीं है। बहुत सारे प्लांट पेड़ पौधे ऐसे उनमें कुछ तो होता ही नहीं है, तो उनका रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन वो लिविंग तो है। अगर हम बात करते हैं म्यूल के बारे में, म्यूल होता है खच्चर, है ना। तो जो खच्चर होते हैं वैष्णो देवी वगैरह में आपने देखे होंगे, जो चलते हैं वहां पर टट्टू भी बोला जाता है, खच्चर पोनी जिसको बोलते हैं। दे आर इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल होते हैं, वे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो इसका मतलब लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है। सो बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, growth basically increase in mass, increase in number of individual are the characteristics of growth। ठीक है, नॉर्मली लोअर लेवल पर नंबर बढ़ता है, हायर लेवल पर मास बढ़ता है। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर लेवल, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक तरीके से सिनोनिम से एक दूसरे के भैया। ठीक है, लेकिन हायर लेवल पे हम लोग क्या देखते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग। ग्रोथ एक इंट्रिंसिक फीचर भी हमारे पास यहाँ पर है या जो लिविंग का है। रिप्रोडक्शन बेसिकली इज अ कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन जो है, देखो नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया हो जाता है ना। हम यहाँ पे 100 रुपए का नोट रखते, उसको डब्बे में बंद करते, सुबह रिप्रोडक्शन होता 200 मिलते, हो मजा आ जाता, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे स्टलाइन ह्यूमंस होती है ना, जो इनफर्टाइल होते हैं, दोज आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, आपने सुना होगा म्यूल है, मैंने बताई थी, और एक होती है मधुमक्खी जो होती है, हनी भी होती है। तो वहां पर 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो रानी मक्खी होती है, एक मेल होते हैं जो ड्रोन्स होते हैं, और एक फीमेल होती है लेकिन जो वर्कर होती है, लेकिन वो इनफर्टाइल होती है, तो वर्कर हनी थी। तो वो हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट वो भी लिविंग है। So hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction। तो कुछ क्लियरिटी नहीं है। चलिए मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो अगर होती रहती है वो मेटाबॉलिज्म है। बट केमिकल रिएक्शन हो तो जरूरी नहीं है कि लिविंग रिएक्शन ही। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो लिविंग रिएक्शन होती है बिल्कुल सारी की सारी, but test tube is non living। तो इस वे में मेटाबॉलिज्म is defining property of life because it has no exception। तो मेटाबॉलिज्म तो है ही भैया, यहाँ पर मोटी सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है, हमारे अंदर है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है। देखो अगर कोई भी चीज है, 3 चीजें होना बहुत जरूरी है यहाँ पर सेल्यूलर लाइफ की। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर सेल के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स ना हो, हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस, ये तीनों चीजें ना हो तो फिर वो सेल भी डेड कहलाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सेल की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से वायरस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि बार्टर लेयर में प्रोटीन कोट होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं वो नो लिविंग होती है। कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, कैट हो, काउ हो, डॉग हो, ह्यूमन हो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और आ जाता है भैया, मान लो कोई बंदा कोमा में है, ठीक है, जब ये चैप्टर भी हो जाएगा तो आप एक बार एग्जाम्पलर गो थ्रू कर लीजिएगा तो क्या होगा।
आर कोमा पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। देखो कोमा पेशेंट लिविंग है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है मेडिसिन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम उसको लिविंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को, इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग गो थ्रू करेंगे। बट हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 खत्म हो चुका है बच्चों, और चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया है।